अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पास पेपर 2020। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कस इन डिटेल द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स एंड इट्स लिमिटेशन अंडर आर्टिकल ऑफ 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसके हवाले से जो हाई कोर्ट्स की रिट जुरिस्डिक्शन है उसकी लिमिटेशंस को बयान करी। ठीक है, सो रिट जुरिस्डिक्शन जो है इट इज़ अ क्रिटिकल मैकेनिज्म फॉर इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, प्रोवाइड चेक्स अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। पब्लिक अथॉरिटीज़ के ऊपर जो चेक रखने के जो पावर है उसको हम कहते हैं रिट जुरिस्डिक्शन। तो पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स के पास जो है ना रिट जुरिस्डिक्शन मौजूद है। ठीक है, ये 199 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हाई कोर्ट्स को ये अथॉरिटी देता है कि वो रिट्स को इशू कर सकें, ऑर्डर्स कर सकें जब कोई भी देखे कोई भी जो पब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है। ठीक है, सो टाइप ऑफ रिट अंडर जो आर्टिकल 199 है उसमें जो टाइप है उसमें दैट आर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश्ड अंडर द आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये डिपेंड करती हैं इसकी टाइप्स जो हैं। तो इसमें जो है ना द मेन टाइप्स, पहली है हमारे पास रिट हिबिस कॉर्पस। दिस रिट कैन बी इशूड टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन हु हैज़ बीन अनलॉफुली डिटेन्ड इन प्रिजन। अगर किसी शख्स को गैर कानूनी तौर पर इम्प्रिजन किया गया है तो उसको जो है ना रिलीज़ करने के लिए ये रिट इस्तेमाल होती है, इशू की जाती है। रिट ऑफ मैंडमस, दिस रिट इशूड अ कमांड टू अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ ड्यूटी दैट इज़ इलीगली बाउंड टू परफॉर्म। दैट इज़ यानी कि पब्लिक अथॉरिटी को ये बराबर करवाने के लिए कि उनको जो है लीगली बाउंड एक्ट्स को परफॉर्म करना चाहिए, ये रिट इशू की जाती है। नेक्स्ट है रिट ऑफ कल्टियोरियरी। दिस रिट कैन बी इशू टू क्वाश और रिव्यू डिसीजन मेड बाय लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट को के डिसीजंस को रिव्यू करने के लिए ये रिट इशू की जाती है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, द रिट इशूज टू प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट और अथॉरिटी फ्रॉम एक्टिंग बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन। अगर कोई भी कोर्ट या कोई भी और पब्लिक अथॉरिटी अपनी जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जो है एक्ट कर रही है उसको रोकने के लिए ये रिट जो है ये इशू की जाती है। नेक्स्ट है रिट ऑफ कोयो वारंटो। ये रिट जो है इट इज़ इशूड टू चैलेंज द लीगैलिटी ऑफ अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस यानी कोई पब्लिक ऑफिशियल है उसकी आप कह लो कि लीगल जो है लीगली उसको कि वो एलिजिबल है कि नहीं उसको चेक करने के लिए ये रिट इशू की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ग्राउंड फॉर द एक्सरसाइज रिट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन जो है उसके ग्राउंड्स क्या हैं, किन किन सर्कमस्टेंसेस में जो है ना रिट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज होती है। सबसे पहले है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर पब्लिक ऑफिशियल्स या पब्लिक अथॉरिटीज़ जो हैं वो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के वायलेशन कर रही हो तो वहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकती है। अब्यूज़ ऑफ पावर, अगर जो है अनलॉफुल एक्सरसाइजेज और या अब्यूज़ ऑफ पावर पब्लिक अथॉरिटीज़ की तरफ से हो तो वहाँ पे भी जो है वो हाई कोर्ट्स रिट इशूज़ कर सकती हैं। फिर है लीगल और प्रोसीजरल एरर्स, अगर अथॉरिटीज़ जो हैं उसमें जो है ना लीगली अनसोल्ड या अनफेयर हो, अनबाइस्ड हो तो हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकती है। इनएक्शन और डिले, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के जो काम है उसमें अगर वो उसकी ड्यूटीज़ हैं उसमें डिले आ रहा है या वो अथॉरिटी जो अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने में फ़ेल हो गई है तो वहाँ पे भी रिट इशू की जा सकती है। लिमिटेशंस ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन, लिमिटेशंस क्या है, इसके ऊपर कौन सी लिमिट, सबसे पहली है जुरिस्डिक्शनल लिमिटेशंस। स्कोप ऑफ अथॉरिटी, हाई कोर्ट जो है ना उसकी हाई कोर्ट्स उनके पास जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की अथॉरिटी है वो सिर्फ अपनी टेरिटरी के अंदर जो है ना वो रिट इशू कर सकती है। फॉर एग्जांपल पंजाब जो लाहौर हाई कोर्ट है वो सिर्फ पंजाब के अंदर रिट इशू कर सकती है, KPK में नहीं कर सकती। ठीक है, फिर सब्जेक्ट मैटर लिमिटेशंस हैं, जिस कैन बी इशूड इन ऑल मैटर्स, हर मैटर में नहीं की जा सकती। ठीक है, जनरली ये उन मैटर्स में की जाती है जिसमें प्राइवेट डिस्प्यूट्स या इंटरनल एडमिन जो है ना हमारे पास प्रोविंस उसकी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की जो मैटर्स हैं उसमें इशू की जाती है। ठीक है, फिर कुछ प्रोसीजरल लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले है स्टैंडिंग, लोकल स्टैंडिंग। अंडर आर्टिकल 199 ओनली जो अग्रीव्ड पर्सनस हैं या दोज हु डायरेक्ट और इलीगल इंटरेस्ट इन मैटर्स हैं वही सिर्फ रिट इशू कर सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम लिमिटेशंस। कोर्ट कैन रिफ्यूज टू इशू अ रिट इफ देयर हैज़ बीन अ डिले इन फाइलिंग द पिटिशन। अगर फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी अब हुई है और उसकी हम फाइल करते हैं 10 साल बाद, तो कोर्ट जो है वो उसको रिट नहीं कर सकती। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अल्टरनेटिव रेमेडी। On the other important limitation of writ jurisdiction is availability of an alternative remedy. अगर if an alternative legal remedy exists to address the grievance, यानी कि अगर अल्टरनेटिव एक यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस मसले का हल का कोई अल्टरनेटिव वे है, तो हाई कोर्ट जो है ना उसकी रिट को डिक्लाइन किया कि पावर को डिक्लाइन किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिशनरी नेचर ऑफ अ रिट जुरिस्डिक्शन। तो इसकी जो रिट्स की जुरिस्डिक्शन है वो डिस्क्रिशनरी नेचर होती है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि हाई कोर्ट जो है इट्स पावर टू रिफ्यूज़ टू इशू अ रिट इवन इफ़ देयर इज़ अ प्रीमा, यानी कि अगर वायलेशन हो भी रही है तो हाई कोर्ट्स के पास ये पावर है कि वो उसको रिट की जो जुरिस्डिक्शन है उसको रिफ्यूज़ कर सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्रिटिकल एग्जामिन द सेलेंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इट्स शॉर्ट टर्म। ये हमने पिछले किसी पेपर में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। ठीक है। सो आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं इसके आंसर के लिए। इसमें जो है 1935 का एक्ट हमने कहा कि वो फेडरल सिस्टम था, डायरेक्ट इन प्रोविंसेस को उसने इंश्योर किया। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट थी, एग्जेक्टिव के पास ज़्यादा कंट्रोल था, कुछ एरियाज़ के अंदर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी भी मौजूद थी। ठीक है। इसमें इंडियन काउंसिल को वायलेट कर दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, रिजर्व्ड जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं उसको कॉन्सेप्ट को हमने देखा। फिर हम इसकी लिमिट शॉर्टकम्स की बात करें तो हमने कहा कि ये एक सेल्फ गवर्नमेंट थी। ठीक है। लेक ऑफ सॉवरेनिटी थी, इंडिया के लोकल्स के पास सॉवरेनिटी नहीं थी। ठीक है। डायरेक्टली जो है वो प्रोविंसेस में फेल वो एक शॉर्ट कमिंग थी इसकी। ठीक है। इट वाज फेल टू एड्रेस द डिमांड फॉर फुल रिप्रेजेंटेशन, जो नहीं मिली डिफरेंट जो एथनिक ग्रुप्स थे उनको। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर थी, इट वाज इनएबिलिटी टू रिजॉल्व द कम्युनल डिवाइड। ठीक है। और फेलर टू इंश्योर फुल डेमोक्रेसी को इंश्योर करने में ये एक्ट जो है नाकाम हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द रूल ऑफ लॉ इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल फीचर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ इन द लाइट ऑफ डिसीज एक्सपोजर ऑन रूल ऑफ लॉ एंड इट्स प्रेजेंट इम्प्लीकेशन। ये क्वेश्चन भी हमारे पास रिपीटेड है और हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल ऑफ लॉ क्या है, डीसी की उसके ऊपर क्या कहना है, और मॉडर्न डे के हवाले से अगर हम बात करें तो उस डीसी के जो एक्सप्रेशन है उसका रूल ऑफ लॉ से क्या यानी कॉन्फ्लिक्ट है। ये हमने बहुत डिटेल से पिछले पेपर्स में डिस्कस किया था, जो आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। हमने कहा था कि सुपरमेसी ऑफ लॉ है, डीसी ये कहता है कि सुपरमेसी ऑफ लॉ है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ होनी चाहिए। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड, वो ये कहता था। ठीक है। प्रेजेंट डे की हम बात करें तो इसमें जो है वो रूल ऑफ लॉ जो है ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में है, वहाँ पे ब्रिटिश खास तौर पे ये क्वेश्चन ना ब्रिटिश पार्लियामेंट के हवाले से है। रूल ऑफ लॉ जो है वो एग्जेक्टिव पावर चैलेंजेस हैं उसमें कुछ। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एक चैलेंज है रूल ऑफ लॉ को। ठीक है। कुछ टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं। ठीक है। तो जो डीसी का जो रोल है वो हम कहते हैं कि मॉडर्न डे के अंदर इट हैज़ अ लिमिटेड इंटरप्रिटेशन। ठीक है। तो अभी जो है वो रूल ऑफ लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए ब्रिटिश जो हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट, उसमें डिफरेंट मैकेनिज्म को अपनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है जुडिशरी रिव्यू इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंड। ठीक है। आल्सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू लैंड मेक जजमेंट मलबरी वर्सेस। ये भी क्वेश्चन हमारे पास रिपीटेड है और हमने बहुत डिटेल से इसको पढ़ा हुआ है। वैसे हम देख लेते हैं इसको ओवरऑल। जुडिशियल रिव्यू जो है अनडाउटली इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ It refers to the power of the judiciary to examine and evaluate the constitutionality of action taken by the executive and legislative branch. जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो
इवेलुएट कर सके, एग्जामिन कर सके कि जो दूसरी दोनों ब्रांचेज हैं लेजिस्लेटिव या एग्जैक्टिव, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। ठीक है, तो ये हमें पता है, हमने डिस्कस किया था कि यूएसए के अंदर जो है ना वो जो जुडिशल पावर का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, लेजिस्लेटिव एग्जैक्टिव से बिल्कुल ऊपर। सेपरेशन ऑफ पावर्स है, तीनों ब्रांचेस की पावर जो है वो सेपरेटेड है। ठीक है, और ये प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स है। जुडिशल रिव्यू का मकसद जो है ना प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ना वो ये केस है एक, ये देख लेते हैं हम, मरबरी वर्सेस मेडिसन। ये केस जो है इसके ये 1800 में था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के हवाले से। थॉमस जेफरसन जो है वो डिफीटेड एक जो था जॉन एडम्स, उसको उसने डिफीट किया था। और फाइनल डे अगर हम बात करें तो इसी हवाले से जब जेफरसन को प्रेसिडेंसी मिली तो उसका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जेम्स मैडिसन, इट रिफ्यूज टू डिलीवर द ऑफिशियल कमीशन टू मारबरी। ठीक है, यानी कि उस वक्त का जो स्टेट सेक्रेटरी था जेम्स मैडिसन, उसने जो है ना जो अगला मारबरी जो नेक्स्ट सेलेक्ट हुआ था उसको पावर्स देने से इनकार कर दिया और ख़ुद ही ऑफिस संभाल लिया। ठीक है, सो इस केस की हमें की लीगल इश्यूज़ उसकी बात करें तो इसमें जो है ना कोर्ट्स की रूलिंग की बात करते हैं। कोर्ट ने क्या रूल दिया, द डिसीजन इन इसमें जो था डिलीवर्ड बाय द चीफ जस्टिस जॉन मार्शल ने जो है ना ये कहा कि मरबरीज राइट टू द कमीशन। द कोर्ट जो है ना वो उसने कहा कि मरबरी के पास राइट हासिल है कि वो जो है ना उसको, चूँकि वो इट वाज अपॉइंटेड एज अ लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ, और उसको जो है ना लॉ से हट के हटाने की कोशिश की जा रही थी, तो उसको जो है ना वो प्रेसिडेंट एडम्स ने ही साइन किया था। जिस वक्त उसको साइन किया गया उस वक्त एडम्स जो है वो प्रेसिडेंट था, तो उसकी जो सिलेक्शन है, उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो उसने फिर ये कहा रिट ऑफ अमेंडमेंट्स इज कोर्ट जो रूल द मरबरी वाज एंटाइटल्ड एज रेमेडी टू कंपेल मेडिसिन टू डिलीवर द कमीशन। ठीक है, फिर जुडिशल रिव्यू और कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी की बात करें तो ये देखें ना, अब ये जो डिसीजन था वो प्रेसिडेंट की तरफ से लिया गया था, लेकिन ये जुडिशल रिव्यू था उस डिसीजन का, तो ये साबित करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। ठीक है, तो ये आप जो है ना इसको आप डिटेल में हमारे पिछले पेपर में हमने जुडिशल रिव्यू को डिस्कस किया था, मॉडर्न एरा में भी, तो आप इसको जो है ना वो वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि यूएस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जुडिशल रिव्यू के ऊपर है। सबसे पहले है सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज़। जुडिशल रिव्यू जो है वो केस है स्टक लॉज दैट वायलेटिस, जो सिविल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज़ हैं उनको जो कोर्ट है उसने उन लॉज को स्टक डाउन कर दिया है। ठीक है, लिमिटेशन ऑन एग्जेक्टिव पावर, जुडिशल रिव्यू जो है से सर्व एज अ चेक ऑन एग्जेक्टिव ओवररीच। ठीक है, उसको ये यानी कि आप सबसे कह लो कि एग्जेक्टिव को ओवर होने के लिए, ओवर रेटेड होने के लिए बचाता है। प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटीज़ राइट, जुडिशल रिव्यू जो है माइनॉरिटीज़ राइट को प्रोटेक्ट करता है। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी है कुछ। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है कि ये अनडेमोक्रेटिक है। ये कहा जाता है कि जो डेमोक्रेटिक बॉडीज़ है ना, एग्जेक्टिव और जुडिशल जो लेजिस्लेटिव है, उनके ऊपर एक अनडेमोक्रेटिक बॉडी जो जुडिशरी है वो चेक एंड बैलेंस रख रही है। ठीक है, फिर जुडिशल एक्टिविज्म, सम क्रिटिक्स जो है ये इट क्लेम्स दैट द कोर्ट समटाइम्स इंगेज इन जुडिशल एक्टिविज्म में जो है वो इन्वॉल्व होती है, और उसी में जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके वो जो है ना उनके एक्शंस को चेक कर रही होती हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स कंसर्न, जुडिशल रिव्यू जो है हैज़ ओकेशनली रेज कंसर्न्स अबाउट द ये यानी कि अगर आप ये कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे कंट्री में, फिर भी जो है जुडिशल रिव्यू जो है क्वेश्चन मार्क है कि जब एक ब्रांच जो है दूसरे के ऊपर चेक रख सकती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इनुमरेट द कॉन्स्टिट्यूशनल grounds upon which the president may proclaim a state of emergency in India, give example from Indian experience। इंडिया के अंदर जो है वो किन ग्राउंड्स के ऊपर प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन को नाफिज कर सकता है स्टेट के अंदर, वो डिस्क्राइब करें। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इट प्रोवाइड्स अ प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि इट इज़ यूम अ ग्रेटर कंट्रोल ओवर गवर्नेंस। ठीक है, इन अंडर सम केसेस। इसके हवाले से जो उनका आर्टिकल है वो है आर्टिकल 352।
ठीक है, तो कौन सी ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर प्रेसिडेंट के पास ये पावर हासिल है, वो एमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है। सबसे पहले हमारे पास नेशनल एमरजेंसी आर्टिकल 352, नेशनल जो ये जो है ना इमरजेंसी आर्टिकल, ये कहता है कि अंडर सम सर्कमस्टेंसेस जो है ना वो प्रेसिडेंट इमरजेंसी नाफिज कर सकता है अगर टेरिटरी को थ्रेट हो वार से, एक्सटर्नल एग्रेशन से या आर्म्ड रिबिलियन से। आर्म्ड रिबिलियन जो होते हैं ना वो यानी विद इन स्टेट होते हैं, ठीक है। तो इसकी की प्रोविजंस की बात करें तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है, जब नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो, ठीक है। प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी है इमरजेंसी हैज़ टू बी द अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, लेकिन उसके लिए उसको हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स और जो मंथ्स है ना हाउस ऑफ पार्लियामेंट दोनों जो है उनसे अप्रूव लेना पड़ता है, ठीक है। अगर एक दफ़ा डिक्लेयर हो जाए इमरजेंसी तो इट विल बी फार रिचिंग कॉन्सिक्वेंट इंक्लूडिंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड किया जा सकता है, सेंट्रल अथॉरिटीज़ को सस्पेंड किया जा सकता है, जो पार्लियामेंट की एबिलिटी ऑफ लॉज हैं वो उनको भी सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा है स्टेट एमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रोल, ये आर्टिकल 365 है। स्टेट एमरजेंसी जो है इट्स नोन एज प्रेसिडेंट्स रोल कैन बी प्रोक्लेम्ड इफ द प्रेसिडेंट बिलीव्स दैट द गवर्नमेंट्स ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो ये समझता है कि स्टेट की जो गवर्नेंस है वो जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही तो वो उसमें ना स्टेट एमरजेंसी लगा सकता है, ठीक है। इसके हम अगर हम स्टेट एमरजेंसी की बात करें तो इसकी की प्रोविजंस में हमारे पास फाइनेंशियल एमरजेंसी आर्टिकल 360 है। फाइनेंशियल एमरजेंसी होती की प्रिवेंस की बात करें तो ये 365 जो है ना ये बोथ हाउसेस से इसको अप्रूव करना पड़ता है। अंडर जो प्रेसिडेंशियल रोल जो है स्टेट लेजिस्लेचर इज़ आइदर डिसॉल्व और सस्पेंड, इसको जो है ना वो जो लेजिस्लेचर है उसको डिज़ोल्व भी किया जा सकता है। थर्ड हमारे पास है जो इंडिया के अंदर इमरजेंसी है, इमरजेंसी सिचुएशन, वो है फाइनेंशियल एमरजेंसी आर्टिकल 360। जो फाइनेंशियल एमरजेंसी इट कैन बी डिक्लेयर्ड अगर प्रेसिडेंट ये समझता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया को जो एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ख़तरा है, ठीक है। इसकी की प्रोविजंस जो है ना वो प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल एमरजेंसी जो है उसको 360 के यानी आर्टिकल के अंडर प्रोक्लेम किया जाता है। ये प्रेसिडेंट जो है ना ये तब डिक्लेयर किया जाता है अगर प्रेसिडेंट ये समझे कि देयर इज़ अ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो डिक्लेरेशन है इट अलाउ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल फाइनेंसेस इन वेरियस वेज जस्ट लाइक रिड्यूसिंग सैलरीज ETC, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा है कि इंडियन एक्सपीरियंस क्या है इमरजेंसीज़ के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल इमरजेंसी जो है अंडर आर्टिकल 355, ये इंडिया में लगा था 1962 में इंडिया चाइना वॉर में, ठीक है। जब फर्स्ट जो है ना ये फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी था इंडिया के अंदर, ठीक है। 1962 में जब चाइना ने मिलिट्री अटैक इंडिया के ख़िलाफ़ लॉन्च किया तो ये इसके इंडिया की जो टेरिटरी को ज़ाहिर ख़तरा था नेशनल सिक्योरिटी को, तो एमरजेंसी सिचुएशन डिक्लेयर कर दी गई। ये एमरजेंसी सिचुएशन जो है ना ये 1968 तक रही थी। इसके इम्पैक्ट में जो है ना वो इंडिया की गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लिए थे, ठीक है। फिर दूसरी एमरजेंसी इसमें इंडिया में लगी थी 1971 में पाकिस्तान इंडिया वॉर में, ठीक है। ये सेकंड इमरजेंसी थी। इसका कॉन्टेक्स्ट था कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन ईस्ट पाकिस्तान की वजह से जो है ना एक फुल स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया से शुरू हो गया था। तो ये इमरजेंसी जो है ये इंडिया में 77 तक रही है, 1977 तक, ठीक है। फिर 1975 से 1977 में एमरजेंसी अंडर द इंदिरा गांधी, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नेशनल एमरजेंसी जो इंडिया की हिस्ट्री में रही हो, ठीक है। ये आर्टिकल 33 इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना तो ये इमरजेंसी जो है प्रोक्लेम की गई थी ड्यू टू पॉलिटिकल अनरेस्ट, ठीक है। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं और एलिगेशंस हैं उनको दबाने के लिए ये जो है ना ये लगाई गई थी। और ये एमरजेंसी जो है ना 21 मंथ्स रही थी 1975 से 77 तक,
ठीक है। फिर हमारे पास प्रेसिडेंशियल रोल है, अंडर 365 प्रेसिडेंशियल का रोल इंडिया में क्या हो सकता है। कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर, उसमें जो है ना विटनेस द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रोल मल्टीपल टाइम सिंस 1960s। हम देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंडिया के जो है वो प्रेसिडेंशियल रोल जो है ना इम्प्लीमेंट किया गया है, यानी कि एमरजेंसी। फिर उत्तर प्रदेश में की गई है 2002 और 2003 में, जब जो है विक्टर्स जो है रिटस वायलेंस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लॉ उत्तर प्रदेश के अंदर हमें देखने को रिबिलियन एक्टिविटीज़ देखने को मिली थी। फिर अरुणाचल प्रदेश में 2016 में प्रेसिडेंशियल रोल इम्पोज किया गया था, जब जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना वो ड्यू टू इंटरनल डिफेक्टेशन और फैक्शनलिज्म जो है वो हमें मिली थी। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया के अंदर कब नाफिज की गई थी। ये नाफिज की गई थी डिस्पाइट बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कभी भी इन वर्क नहीं आई, इंडिया की हिस्ट्री में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो इन वर्क नहीं हुई। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ इज़ मॉडर्न रशिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर डिफर फ्रॉम द यूएसएसआर। यूएसएसआर से मॉडर्न रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिफरेंट करता है, ये क्वेश्चन हमने बहुत डिटेल से 2018 के पेपर में डिस्कस किया है। ठीक है, सो आप वहाँ से इसको कंसल्ट कर सकती हैं। इसमें हमने देखा था कि फंडामेंटल जो आइडियोलॉजीज एंड पॉलिटिकल सिस्टम है वो डिफरेंट है। यूएसएसआर का जो और फेडरेशन है, रशियन फेडरेशन है, उसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी है, तब कम्युनिस्ट पार्टी थी, अब मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम्स भी डिफरेंस हैं। यूएसएसआर के पास एक स्टेट ओनरशिप थी, स्टेट कंट्रोल था, जबकि रशियन जो है वो मार्केट इकोनॉमी के, मॉडर्न रशियन फेडरेशन मार्केट इकोनॉमिक पे चलती है। फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स हैं, जो यूएसएसआर है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह के ऊपर पाबंदी थी, और जबकि रशियन फेडरेशन जो है वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। फेडरलिज्म एंड ऑटोनॉमी थी, जो यूएसएसआर थी वो एक फेडरल यूनियन थी, लेकिन उसमें इंडिविजुअल रिपब्लिक्स को ऑटोनॉमी जो है वो बहुत लिमिटेड थी उनकी, जबकि रशियन फेडरेशन जो है इसमें रीजनल ऑटोनॉमी एज कम्पेयर टू यूएसएसआर ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बेसिक ह्यूमन राइट्स इनकॉर्पोरेटेड इन जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो कौन से बेसिक ह्यूमन राइट्स डिस्क्राइब किए गए हैं। बेसिक लॉ फॉर फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है, जो कि 1949 में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, सो हम देखते हैं कि इसमें कौन से की ह्यूमन राइट्स जो है ना जर्मन लॉ में डिस्क्राइब किए गए। सबसे पहले है ह्यूमन डिग्निटी, आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1 उनका है, इट डिस्क्राइब द ह्यूमन डिग्निटी इज़ इनवायोएबल, यानी कि ह्यूमन डिग्निटी, इंसानी वकार, इंसान की इज्जत, हर शख्स जो है उसके पास एक राइट ऑफ डिग्निटी हासिल है, तो उसकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट किया जाए, उसको वायलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरा इनका जो लॉ है, राइट टू पर्सनल फ्रीडम, हर शख्स, आर्टिकल 2 जो फ्री डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, हर शख्स के पास ये राइट हासिल है कि अपनी पर्सनैलिटी को जो है ना फ्रीली डेवलप करे, यानी कि वो कुछ अपने जो सेफ गार्ड्स लाइफ, लिबर्टीज़, फिजिकल इंटेग्रिटी, उसमें वो आज़ाद है। फिर है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 जर्मन लॉ का ये डिस्क्राइब करता है कि ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ, सारे इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस देयर सोशल स्टेटस एंड इकोनॉमिक स्टेटस, वो इंडिविजुअल जो है वो बराबर है। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, असेंबली एंड एसोसिएशन, आर्टिकल 5, 8 एंड 9। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि हर शख्स के पास अपने ओपिनियंस को स्पीच करने का, राइट करने का जो है ना वो हक हासिल है। ठीक है, आर्टिकल 8 है फ्रीडम ऑफ असेंबली, हर शख्स के पास ये हक हासिल है कि वो पीसफुल असेंबलीज बना सके, पीसफुल ग्रुप्स बना सके। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हर जर्मन के पास ये हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी एसोसिएशन या सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है। फिर हमारे पास आर्टिकल 10 है जर्मन लॉ का, राइट टू प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डाटा, हर शख्स के पास ये हक हासिल है कि उसके पर्सनल डाटा को जो है ना वो प्राइवेट डाटा को प्रोटेक्ट किया जाए। राइट ऑफ प्रॉपर्टी, आर्टिकल 14, हर शख्स के पास जो इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी की गाइडेंस का हक हासिल है।
ठीक है। राइट फॉर फ्री एजुकेशन एंड इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, आर्टिकल 7 जो है ना वो बेसिक लॉ ये कहता है कि हर शख्स के पास जो है ना सिस्टम जो है वो जो गवर्नमेंट सिस्टम है, जो सिस्टम है, स्टेट है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि हर शख्स को फ्री राइट टू एक्सेस टू एजुकेशन दे। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ मैरिज एंड फैमिली, हर शख्स के पास आपका हासिल है कि वो फ्रीली जो है ना वो मैरिड लाइफ अपनी बना सके और उसको प्रोटेक्ट कर सके। राइट टू असाइलम, हर शख्स जो है ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल ग्राउंड्स हैं उनके पास असाइलम का राइट हासिल है कि वो उसको इंजॉय कर सकते हैं। राइट टू वोट एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, हर शख्स के पास पॉलिटिकल पार्टीज़ और वोट देने का हक हासिल है। इट्स अकॉर्डिंग टू द जर्मन लॉ आर्टिकल 38 एंड 39। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन, हर शख्स के आर्टिकल 104 ये गारंटी करता है कि हर शख्स के पास आर्बिट्ररी डिटेंशन जो है उसके ख़िलाफ़ लड़ने का हक हासिल है। ठीक है। उसकी लिबर्टी को, पर्सनल लिबर्टी को कोई छीन नहीं सकता। सो दैट वाज ऑल अबाउट के जर्मन बेसिक लॉ जो है वो कौन से फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करता है, एंड दैट वाज ऑल अबाउट द 2020 पेपर।